डियर स्टूडेंट, आज फिर से हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं। आज की हेडिंग लिखेंगे आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये जो आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है बेटा, ये जो आवेश वाहक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की जो हाइपोथेसिस थी, परिकल्पना थी, उस आवेशों की परिकल्पना यानी इलेक्ट्रॉन की जो परिकल्पना थी, उसी का ये एक नवीनीकरण रूप है आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत हमें वो चीज़ें जानना है कि कोई भी पदार्थ है वो मूलतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मिलके क्या होता है, बना होता है। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, आइए उसके बारे में विद फिगर की मदद से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए ये आपका एक एटम है, मतलब ये परमाणु है, और आपको पता होगा कि परमाणु के भीतर ही क्या होता है, नाभिक। परमाणु के भीतर ही क्या होता है, नाभिक। और इस नाभिक में आपका प्रोटॉन होता है जो कि धन आवेशित होता है, और एक न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम N से दिखा दे रहे हैं और प्रोटॉन को P से दिखा दे रहे हैं। क्योंकि नाभिक में जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई आवेश होता नहीं है, आवेश रहित होता है, और नाभिक में स्थित जो प्रोटॉन होता है वो धन आवेशित होता है। ये बात आपको पता होगी। और नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाएं जैसे कि LMN कक्षाएं होती हैं। उन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चक्कर लगाता रहता है। वो नाभिक के अंदर नहीं बल्कि नाभिक के बाहर होता है, ऑर्बिट में होता है और वो चक्कर लगाता रहता है। तो आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है उतना ही धन आवेश प्रोटॉन पर भी होता है। और किसी भी परमाणु के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन समान मात्रा में पाए जाते हैं जब वो न्यूट्रल होता है। तो इस बात का मतलब ये है बेटा कि जो नाभिक होगा, जो परमाणु होगा, किसी भी पदार्थ का परमाणु, वो तो विद्युत उदासीन होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी पदार्थ के परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि 50 है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर चूँकि जो चिन्ह होता है, साइन होता है इलेक्ट्रॉन का, वो निगेटिव होता है। तो मान लीजिए किसी भी पदार्थ के परमाणु में यदि 50 इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम 50E लिखेंगे विथ माइनस साइन के साथ, और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उसमें होंगे। और प्रोटॉन हमारे पास क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। जब इन्हें हम नेट यदि हम निकालेंगे कि उस पदार्थ के परमाणु में नेट चार्जेस कितना है, तो जवाब मिलेगा 0। तो किसी भी पदार्थ का जो परमाणु होता है, किसी भी पदार्थ का जो एटम होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी वो विद्युत उदासीन होता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी पदार्थ का परमाणु विद्युत उदासीन होता है, ऐसा क्यों, तो इसका उत्तर आप यही लिखेंगे कि किसी भी पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। चूँकि प्रोटॉन धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, और इसी वजह से परमाणु का जो किसी पदार्थ होता है, किस पदार्थ का परमाणु होता है, वो विद्युत उदासीन होता है। समझ पाए? तो आवेशन के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में आपको लिखना क्या है,
और इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, आप यहाँ लिखेंगे कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में प्रत्येक पदार्थ के परमाणु के भीतर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। तो जो प्रोटॉन होता है बेटा वो नाभिक में होता है। परमाणु के भीतर जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु में, आगे लिखेंगे, प्रोटॉनों की संख्या एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसी कारण परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। अब आप टेंशन मत लीजिएगा कि सर इतना बड़ा लिख दिए, कैसे याद होगा, ये क्या यहाँ पे छाप दिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। ये क्लास 9th में आपने ये चीज़ें पढ़ा है। आवेशन के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अंतर्गत आपको ये समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब के सब कहाँ पर स्थित होते हैं, और जो पदार्थ का परमाणु होता है वो उदासीन क्यों होता है। इसके लिए आपको आवेशन के इस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में समझना पड़ेगा इसके अंतर्गत। तो यदि वजह आपसे पूछा जाए, इसका कारण पूछा जाए कि पदार्थ का जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन क्यों होता है, तो बस 2 लाइन में उसका उत्तर दे सकते हैं आप कि प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर, और प्रोटॉन धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। इसी वजह से परमाणु वैद्युत उदासीन होता है, क्योंकि प्लस जितना होगा उतना ही माइनस होगा। इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0। यह बात आपको पहले से ही पता है। तो ये आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में आपको इतनी ही बातें क्या करनी है, लिखनी है। इसमें कुछ चीज़ें स्पेशल हैं जो नोट के अंतर्गत हम आपको राइट डाउन करा रहे हैं। लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। नोट करके लिखिएगा कुछ चीज़ें। नोट नंबर 1 करिएगा कि जो परमाणु का आकार होता है, परमाणु का आकार, तो आप खुद ही सोच के बताओ बेटा, परमाणु बड़ा होगा या फिर नाभिक। तो आप खुद ही कहेंगे सर
कि परमाणु तो बड़ा होगा, उसके अंदर ही न्यूक्लियस यानी नाभिक होता है, तो इसका मतलब जो परमाणु होगा उसका जो शेप होगा वो तो बड़ा होना चाहिए और नाभिक का आकार छोटा होना चाहिए। तो परमाणु का आकार 10⁻⁻15 मीटर या फिर आप कह सकते हैं एक फर्मी। 10⁻⁻15 मीटर को क्या कहते हैं? एक फर्मी, ठीक है, या फेम्टोमीटर भी कहीं कहीं लिख देता है। तो परमाणु का आकार 10⁻15 मीटर की कोटि का होता है, तथा नाभिक का आकार 10⁻10 मीटर होता है। 10⁻10 मीटर होता है, यानी 10⁻10 मीटर को हम कह सकते हैं एंगस्ट्राम। तो यानी नाभिक के आकार को यदि मेज़रमेंट किया जाए, मापा जाए, तो उसको हम एंगस्ट्राम में मेज़रमेंट करते हैं। और परमाणु की आकार को यदि हम मेज़रमेंट करते हैं तो उसे फर्मी में भी नाप सकते हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको दे सकता है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद जो मूल कण हैं, 3 जो मूल कण हमारे पास हैं, उनका मैं टेबल बना देता, क्योंकि आपको इसके जब न्यूमेरिकल हम आपको सॉल्व कराएंगे इस चैप्टर का, तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास क्या है, प्रोटॉन पे चार्ज कितने होते हैं, और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है, और न्यूट्रॉन का मास कितना है, ये आपको आना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ, मूल कण लिख देता हूँ, उसके बाद उनका जो सिंबल है यानी प्रतीक है वो मैं लिख देता। फिर उसके बाद हम यहाँ पे चलिए आवेश लिख देते हैं, यहाँ पे हम आवेश लिख देते हैं और इनका यहाँ पे द्रव्यमान लिख देते हैं। तो हम 3 ही मूल कण के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन, सिंबल रूप में इसे किससे दिखाते हैं बेटा? ई से। इसके ऊपर माइनस होता है, ठीक है, तो ई माइनस लिखें या फिर ई भी लिखें, चलेगा। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वो भी ये केस में होता है, ये ऋण में होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसका यदि मास आपसे पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन का मास, तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। कहीं कहीं आप इसके इस्तेमाल में 9 × 10⁻31 भी रख सकते हैं अपने गणना के पर्पस से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम, और जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। यानी सवाल जब आप लगाएंगे तो उस सवाल के दौरान आपको ऋण चिन्ह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऋण चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल हमें आंकिक वैल्यू से मतलब होता है। तो इलेक्ट्रॉन का परिमाण लेते समय यानी चार्ज का वैल्यू लेते समय नेगेटिव साइन आप नहीं रखेंगे, ऐसा हम न्यूमेरिकल वैल्यू के न्यूमेरिकल लगाते समय करेंगे, ठीक है। प्रोटॉन की यदि बात करें, यदि हम बात करते हैं बेटा प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन को सिंपल हम P से भी दिखा सकते हैं, 1H1 से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो हम प्रोटॉन को P से दिखा देते हैं। प्रोटॉन पर यदि आवेश पूछा जाए तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है। यानी प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, बट ये प्लस में होता है। कुछ बच्चों के अंदर थोड़ा गलतफहमी होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम यदि आवेश होता है ऋण में, तो वो ये समझ बैठते हैं कि प्रोटॉन पर जो आवेश होगा 1.6 × 10⁻19 ये प्लस होगा। बेटा यहाँ प्लस नहीं होता है, प्लस कहाँ होता है? पहले होता है, पावर पे प्लस नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन पे इतना ही धन आवेश होता है। यदि मास की बात करें, प्रोटॉन के मास की बात करें, तो प्रोटॉन का जो मास होता है नियर अबाउट ये होता है 1.67 × 10⁻27 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, ये प्रोटॉन का मास है। उसी तरह हम यदि बात करें न्यूट्रॉन की बात करें, तो न्यूट्रॉन को सिंबल रूप में N से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होता है, और इलेक्ट्रॉन के मास के ही लगभग बराबर होता है न्यूट्रॉन का मास। 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम न्यूट्रॉन का भी मास होता है और इलेक्ट्रॉन का मास भी इतना ही होता है। तो जो प्रोटॉन होता है वो एज ए कंपेयर इलेक्ट्रॉन में से यदि इसकी तुलना की जाए कि भारी कौन है, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से यदि आप सिंपल रूप में यदि इसको कैलकुलेट करें तो जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में क्या होता है? भारी होता है, क्योंकि 1856 गुना
होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास का। जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1800 लगभग 1856 गुना होता है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इसको 9.1 को सुविधा के अनुसार आप 9 ले सकते हैं, 1.67 को आप सुविधा के अनुसार 1.6 ले सकते हैं। जब इसे आप हल करेंगे तो नियर अबाउट 1856 आता है। ठीक है, तो ये कुछ मूल कण थे, इसके बारे में हमने यहाँ पे आपको डिटेल में चर्चा किया। आवेशन का जो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत था उसके बारे में हमने बातचीत की। इसके बाद घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन एक टॉपिक है, उसको भी हम कवर करते हैं इसी वीडियो में। तो यदि मन बना लिए हैं बेटा, ढंग से पढ़ना है आपको, तो हमारे द्वारा बताई गई हर एक चीज़ को आप 1 बाय 1 कॉपी में नोट करिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हमसे पूछिए। जो भी आपको डाउट हो, जो चीज़ें क्लियर नहीं समझ में आ रही हों, मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर दूँ। आगे लिखते हैं आवेशन का, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन का क्या मतलब है हमारे दैनिक जीवन में? तो घर्षण का मतलब सीधे सीधे होता है बेटा, दो पार्टिकल्स का आपस में रगड़ खाना। दो कण है या दो कोई वस्तु है या दो पदार्थ हैं, उनको आपस में आप यदि रगड़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है। तो सामान्यतः घर्षण द्वारा आवेशन के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम दो पदार्थों को आपस में रब करते हैं यानी रगड़ते हैं, तो उस केस में कौन सा पदार्थ धनावेशित होगा और कौन सा ऋणावेशित होगा और क्यों। ठीक है, तो इसके अंतर्गत घर्षण द्वारा आवेशन के बारे में यदि हम आपसे बात करें, डिटेल में बात करें, तो साधारणतया या सामान्यतः कोई भी पदार्थ होता है तो वो उदासीन होता है। साधारणतया या सामान्यतः कोई भी पदार्थ होता है तो उदासीन होता है, और उदासीन का ये कतई मतलब नहीं होता है कि उसमें कोई चार्ज नहीं है। ये बात मैं आज फिर बता रहा हूँ आपको कि उदासीन का ये कभी मतलब नहीं होता है, ये कोई मतलब नहीं होता है कि उसके अंदर चार्जेस नहीं है, बल्कि इसका ये मतलब होता है कि उस पदार्थ के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में क्या है? बराबर है। इस वजह से वो पदार्थ क्या है? उदासीन है। मैं 3 कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद घर्षण द्वारा आवेशन के बारे में हम डीपली आपको लिखेंगे, यहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, तो साधारणतः कोई भी पदार्थ होता है तो क्या होता है? उदासीन होता है। इस बात का ये मतलब है कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में क्या है? बराबर है। दूसरा यदि हम उदाहरण लें, मतलब कंडीशन लें, तो ये मान लीजिए कि जब आप एक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ से रगड़ रहे हैं, एक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ से रगड़ रहे हैं, तो उस केस में ये हो सकता है कि पहले वाले पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या से क्या हो? ज़्यादा। ऐसा हो सकता है कि जब आप एक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ से आपने रब किया यानी रगड़ा, तो पहले वाले पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई और दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई। ठीक है, यानी प्रोटॉनों की संख्या से, यानी जो धन आवेशित है उसकी संख्या से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ज़्यादा। इस बात का मतलब यदि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए वो पदार्थ कैसा होगा, तो आप जाहिर सी जवाब देंगे कि सर इलेक्ट्रॉन यदि ज़्यादा है तो इसका मतलब वो निगेटिवली चार्ज होगा, और यदि वो पदार्थ निगेटिवली चार्ज है तो इस बात का ये मतलब होगा कि वो ऋणावेशित होगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं दूसरे वाले कंडीशन में कि जो पदार्थ है वो ऋणावेशित हो गया है, ऋणावेशित है। ऋणावेशित होने का मतलब इसमें नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेटर देन है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से। ठीक है, इस वजह से ये ऋणावेशित हो गया। थर्ड केस में यदि हम आपको ये समझाने की कोशिश करें
कि सपोज करिए जब एक मेटल को आपने किसी दूसरे मेटल से या एक धातु को किसी दूसरे धातु से रब किया था, तो उस केस में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या थी, कम थी। तो इस केस में यदि हम आपसे पूछेंगे, इस केस में यदि हम आपसे पूछते हैं कि बताइए वो जो पदार्थ होगा वो धनावेशित होगा कि ऋणावेशित, तो आप सिंपल से बता सकते हैं कि सर यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है, तो इसका मतलब पदार्थ क्या है, धनावेशित है। तो तीसरा वाले केस में आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो पदार्थ है वो क्या होगा, धनावेशित होगा। क्या होगा, धनावेशित होगा। तो इन तीनों सिचुएशंस को आप यदि गौर से आप देखें तो घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब क्या है। हम इस टॉपिक को यहाँ डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब क्या है। तो इसका सिंपल सा यही मतलब है बेटा कि हम जब दो बॉडीज़ को, दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ रहे हैं तो उसमें हो क्या रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, या तो प्रोटॉन ज़्यादा हो रहा है या तो प्रोटॉन कम हो रहा है, या तो पदार्थ धनावेशित हो रहा है या तो ऋणावेशित हो रहा है। और यदि जब हम उसे रगड़ नहीं रहे हैं तो जो पदार्थ है वो दोनों के दोनों जो पदार्थ हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, यानी विद्युत उदासीन है, या यूँ कहिए उदासीन है। तो इसके अंतर्गत आपके दिमाग में एक प्रश्न ये उठ सकता है कि सर किसी भी पदार्थ के धनावेशित अथवा ऋणावेशित होने के लिए उत्तरदायी कौन है, इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन। किसी भी पदार्थ के धनावेशित अथवा ऋणावेशित होने के लिए उत्तरदायी कौन है, इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन। तो बेटा ये बात आपको पता होगी कि नाभिक से जो प्रोटॉन होता है, ये जो न्यूक्लियस है हमारा, ये इसको न्यूक्लियस मानिएगा, नाभिक मानिएगा, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इधर इलेक्ट्रॉन होता है। ये परमाणु का जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज तो होता नहीं है। तो ये जो प्रोटॉन है ये प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधा होता है। तो नाभिक से प्रोटॉन को निकाल पाना मुश्किल है, यानी धन आवेश तो निकल नहीं सकता, क्योंकि ये जो धन आवेश है, जो प्रोटॉन है, ये प्रबल नाभिकीय बल से जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। और जो इलेक्ट्रॉन है ये कम आकर्षण बल से, या यूँ कहिए कि लूज यानी हल्के नाभिकीय बल से बंधा है, क्योंकि नाभिक की तुलना में इलेक्ट्रॉन तो कुछ दूरी पर होगा। तो नाभिक का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर विथ कंपेयर टू प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की तुलना में तो इस पे कम होगा। इस वजह से हम इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से नाभिक से बाहरी कक्षा से निकाल सकते हैं, जबकि प्रोटॉन को नाभिक से नहीं निकाला जा सकता है। तो किसी भी पदार्थ के धनावेशित अथवा ऋणावेशित होने के लिए उत्तरदायी कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो पदार्थ है वो धनावेशित अथवा ऋणावेशित हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन, तो आपका जवाब होगा इलेक्ट्रॉन। तो यदि आपसे वो पूछे कि ऐसा क्यों, प्रोटॉन क्यों नहीं, तो आप उसे ये जवाब देंगे कि जो प्रोटॉन होगा वो प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधा होगा नाभिक से, जिसे नाभिक से निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की क्या होगी, आवश्यकता होगी। जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक की तुलना में प्रोटॉन की तुलना में कमज़ोर नाभिकीय बल द्वारा बंधा होगा, जिसे आसानी से आउटर मोस्ट सोइल यानी बाहरी कक्षा से आसानी से कम ऊर्जा देके निकाला जा सकता है। तो घर्षण द्वारा आवेशन में आप इन्हीं बातों को अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि साधारणतः या सामान्यतः कोई भी पदार्थ उदासीन होता है, अर्थात उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है तो हो सकता है कि उस पदार्थ में, पहले वाले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाए और प्रोटॉन की संख्या कम हो जाए, जिससे वो पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। और यदि ऐसा भी हो सकता है कि पदार्थ को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम और प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाए तो पदार्थ धनावेशित हो जाता है। तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है, कौन ट्रांसफ़र कर रहा है चार्ज को, कौन धनावेशित और ऋणावेशित बना रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन। कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन। अब आपके दिमाग में एक पुनः प्रश्न उठेगा कि सर आपने अभी बताया कि पदार्थों के धन अथवा ऋण आवेशित होने के पीछे इलेक्ट्रॉन का ही हाथ होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है। इस बात का मतलब हमें ये बताइए कि हम कैसे जानेंगे कि कब कौन सा प्लस होगा और कब कौन सा माइनस होगा। तो इसके लिए आप ये कोशिश करिएगा बेटा,
जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए थे, जैसे राड वाला हमने दिया था कि ये कांच की छड़ है, ये कांच की क्या है, छड़ है, और यहाँ पे रेशम का ये टुकड़ा लिया था या रेशम का यूँ धागा लिया था, ठीक है, रेशम का कपड़ा भी कह सकते हैं, छोटा सा कपड़ा, टुकड़ा, रुमाल कह सकते हैं। तो जब मैंने कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े से रगड़ा था तो ये कांच की जो छड़ थी ये धन आवेशित हो गई थी और ये रेशम का जो टुकड़ा था ये निगेटिवली चार्ज यानी ऋणावेशित हो गया था। अब आप फिर पूछेंगे कि ऐसा क्यों नहीं कांच की छड़ ऋणावेशित हुई और रेशम का टुकड़ा क्यों नहीं प्लस हो गया? हो सकता है कि नहीं? आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये कांच की छड़ धनावेशित हो गई होती और ये रेशम का टुकड़ा, कांच की छड़ ऋणावेशित हो गई होती और रेशम का टुकड़ा धनावेशित क्यों नहीं हुआ? तो एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़ने के पीछे एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं कार्यफलन, वर्क फंक्शन। ये जब हम आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ाएंगे, आइंस्टीन का सिद्धांत, वहाँ पे वर्क फंक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। तो कोई भी पदार्थ धन अथवा ऋण आवेशित हो रहा है उसके पीछे दो लॉजिक होते हैं। पहला तो होता है कार्यफलन, पहला लॉजिक होता है कार्यफलन। ये कार्यफलन क्या होता है? तो कार्यफलन कहते हैं कि किसी भी पदार्थ के परमाणु से कम ऊर्जा लगा के एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को उसका कार्यफलन कहते हैं। तो जब कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा तो कांच की छड़ का जो वर्क फंक्शन होता है यानी कार्यफलन होता है वो रेशम के टुकड़े की तुलना में कम होता है। तो कांच की छड़ का जो वर्क फंक्शन होगा यानी कार्यफलन होगा, कार्यफलन जो होता है वो कम से अधिक की तरफ होता है। जिसका कार्यफलन कम होगा, जिस पदार्थ का कार्यफलन कम होगा उसमें से ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वाले पदार्थ में चल जाएंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कांच की छड़ धनावेशित हो रही है और रेशम का जो कपड़ा है या टुकड़ा है वो ऋणावेशित हो रहा है। इस बात का मतलब है कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकला है और रेशम के कपड़े में गया है। तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कांच की छड़ का कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन ज़्यादा है या फिर रेशम के कपड़े का? तो आपका जवाब होगा सर कांच की छड़ का कार्यफलन क्या है, कम, और रेशम के कपड़े का कार्यफलन ज़्यादा है। तो कार्यफलन जो होता है वो कार्यफलन का सिंपल यही मतलब है कि किसी भी धातु के पृष्ठ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को उसका कार्यफलन कहते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसी वजह से तो कांच की छड़ धनावेशित हो रही है और रेशम का टुकड़ा ऋणावेशित हो रहा है। ठीक है, हालांकि ये बात आपको मिलेगा नहीं किताबों में कहीं पे। ठीक है, तो ये बात हमने आपको गहराई से खोज के चीज़ों को लाया है। टीचर तो ऐसे ही बेवकूफ़ बना के निकल जाएगा कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो इस पर धन और इस पर ऋण हो जाएगा। उसके पीछे का क्या लॉजिक है? उसके पीछे का ये लॉजिक है कि जिस छड़ को या जिस भी वस्तु को आप आपस में रगड़ रहे हो उसमें से जिस वस्तु का वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन कम होगा उसमें से ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वाले पर चला जाएगा। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ रहे हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो रही है। इसके पीछे का यही लॉजिक है कि इसका वर्क फंक्शन कम, इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, इसी वजह से ये धनावेशित और ये ऋणावेशित हो रही है। ठीक है, और ऐसे और भी बता सकते हैं। जैसे रबर की छड़ हमने लिया था, रबर की छड़ और बिल्ली की खाल, ये बिल्ली की खाल, ठीक है, ये बिल्ली की क्या है, खाल है, बिल्ली की खाल। तो जब हमने रबर की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा था तो रबर की छड़ पे क्या आ गया था, निगेटिवली चार्ज आ गया था, और जो फर यानी बिल्ली की जो खाल है इस पे धन आवेश आ गया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था। तो यहाँ पर यदि हम पूछेंगे आपसे कि बताइए रबर की छड़ का कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन ज़्यादा है या फिर बिल्ली की खाल का, तो आप कहेंगे सर बिल्ली की खाल जो है धनावेशित हो रही है, इसका मतलब बिल्ली की खाल का वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन कम होगा और रबर की छड़ का ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, बिल्ली की खाल से ही निकल रहा है, इसी वजह से तो ये धनावेशित हो रही है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इसके पीछे का लॉजिक कि क्यों ये धन हो रहा है और क्यों ये ऋण हो रहा है। तो इसके एक अन्य रीजन भी होता है। पहला रीजन एक तो कार्यफलन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है। दूसरा यदि इसके पीछे का रीजन पूछा जाए कि क्यों ये धन और क्यों ये ऋण हो रहा है, तो दूसरा कंडीशन होता है बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुता, जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके आधार पर भी इसे बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता के बेस पर भी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ यदि धन है अथवा ऋण है तो इससे ये पता लगेगा कि जिस भी पदार्थ का
इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिस भी पदार्थ की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी उससे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ से आप देखें तो कांच की छड़ का इलेक्ट्रॉन बंधुता रेशम के कपड़े की तुलना में क्या होगी, ज़्यादा की कम? तो आप कहेंगे सर ये तो कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी से निकल रहा है। तो कांच की छड़ का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो रेशम के टुकड़े या रेशम के कपड़े की तुलना में क्या है, कम। इसी वजह से ये कांच की छड़ को जब हम रेशम पे रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो ये धनावेशित हो रहा है और ये ऋणावेशित हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार रबर की छड़ का यदि हम आपसे पूछे कि बताइए इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होगा या बिल्ली की खाल का इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होगा, तो आपका जवाब होगा सर बिल्ली की खाल का इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगा और रबर की छड़ का ज़्यादा होगा, क्योंकि बिल्ली की खाल से ही इलेक्ट्रॉन निकलकर रबर की छड़ में आ रहा है। फिर वही बात कि ये क्या पदार्थ के धन अथवा ऋण आवेशित होने के पीछे कौन उत्तरदायी है? तो आपका जवाब होगा इलेक्ट्रॉन। वाई प्रोटॉन नॉट, प्रोटॉन क्यों नहीं हो सकता? तो मैंने उसके पीछे का रीज़न बताया कि प्रोटॉन प्रबल नाभिकीय बल द्वारा नाभिक से अटैच होता है, जिसे निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। इस वजह से जो प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है जो पदार्थ धनावेशित अथवा ऋण आवेशित होता है उसके पीछे केवल और केवल ट्रांसफ़र किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। केवल और केवल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, शेष चीज़ें आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो, हमारे द्वारा की गई मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।